नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय मिसावर कहानियों की श्रृंखला में आज लेकर उपस्थित हूँ एक और रोचक और जीवन से जुड़ी हुई कहानी जो आपको जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित कराएगी और कहानीकार और उनके लेखन से भी परिचय होने का आपको अवसर मिलेगा। आज की कहानी के लेखक हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। आप मथुरा से हैं। आप सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। आपकी कहानियाँ भारत में नहीं बाहर तक पढ़ी जाती हैं। अनेक सम्मान और पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। आपकी पुस्तक मेरे हाथ में है, माफ़ करना पिताजी। यह एक कहानी संग्रह है जो 2022 में छपा था। इसी कहानी संग्रह से एक कहानी ली है आज की प्रस्तुति के लिए। इस कहानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा ये है कि यह कोरोना काल और उसके प्रभाव पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है, इतनी शक्ति इन्हें देना दाता। तो आप सुनिए कहानी, इतनी शक्ति इन्हें देना दाता। पापा जी, जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अंकल आपके मित्र हैं ना? नितिन के फोन पर इतना सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। कोरोना ने सभी के दिलों में ऐसा भय घुसा दिया है कि अस्पताल और डॉक्टर के बारे में बात करते ही अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि अपने ही हाथों से अपने मुंह, नाक, कान को छूने में डर लगने लगा है। ऐसे में बैंक के प्रबंधक पुत्र, जिसे दिन भर में न जाने कितने लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, द्वारा डॉक्टर के बारे में पूछा जाना मुझे अंदर तक भयभीत कर गया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ डॉक्टर पांडे जी हैं आजकल, कुछ काम है उनसे? नहीं, वैसे ही कुछ बात करनी थी उनसे। फ़ोन पर बेटे ने बड़ी सावधानी पूर्वक इस तरह लापरवाही सी प्रकट करते हुए कहा कि मुझे लगे कि सचमुच ही कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माता पिता का हृदय ही ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि वह बिना बताए हुए भी बहुत कुछ जान लेता है अपनी संतान के बारे में। क्या डॉक्टर पांडे जी का मोबाइल नंबर दूं तुम्हें, या कुछ बात हो तो? मुझे चिंता तो हुआ जान उसने फिर से उसी लहजे में कहा, नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे फ़ोन करके एक बार बता दीजिए कि मैं बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन कर लूँगा उन्हें। ठीक है, कहकर मैंने डॉक्टर पांडे जी का मोबाइल नंबर उसे भेज दिया। 20 मिनट बाद ही बेटे का फिर से फ़ोन आ गया। इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी सी झलक रही थी। कमाल है पापा जी, स्वयं कहने के बाद भी डॉक्टर चेकअप कराने को तैयार नहीं है। तभी तो निरंतर गिनती बढ़ती जा रही है मरीजों की। अरे पहले से ही किसी का चेकअप हो जाए तो रोकथाम ज़्यादा जल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। उसकी ये बात सुनकर मैं तो सन्न रह गया, जैसे अभी हृदय गति रुक जाएगी। मैंने स्वयं को संयमित करने का प्रयास करते हुए उससे पूछा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? क्या छुपा रहे हो मुझसे? मेरी घबराई हुई आवाज़ को सुनकर उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, बस थोड़ी सी खराश महसूस हो रही है गले में। कई दिन से गरारे भी कर रहा हूँ, पानी भी गर्म ही पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी खराश कम नहीं हो रही। इसलिए सोच रहा था कि यदि पहले से ही चेकअप हो जाए तो। अब आपको तो पता ही है, बैंककर्मी तो पर्दे के पीछे के योद्धा हैं। बैंककर्मी तो पर्दे के पीछे के योद्धा हैं। जैसे फिल्मों में फाइटरों को कोई नहीं जानता, सभी हीरो हीरोइनों को ही पहचानते हैं। पर्दे के पीछे उन्होंने कितनी परेशानी उठाते हुए फिल्म के सीनों को जीवंत बनाने में सहायता की, इसका किसी को कोई एहसास नहीं होता। बस ऐसे ही बैंककर्मियों का हाल है। नोटबंदी के समय भी 24-24 घंटे ड्यूटी की बैंककर्मियों ने। कई मैनेजर तो अपने घर तक नहीं गए उस दौरान। बैंक में ही
रात गुजार देते। इतना ही नहीं, कई मैनेजरों की तो हार्ट अटैक होकर मृत्यु तक हो गई थी उन दिनों, लेकिन फिर भी जनता ने कोसा बैंक कर्मियों को ही। उसी तरह अब हो रहा है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में अधिकांश उद्योग धंधे, विद्यालय व संस्थाएं बंद हैं। यहाँ तक कि कोई भी घर से न निकले, इसके लिए बहुत से काम ऑनलाइन शुरू करा दिए गए हैं सरकार ने। लेकिन बैंककर्मी वे मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर भी अपने ही पैसों से खरीद कर प्रयोग कर रहे हैं और बिना नागा अपने अपने बैंकों में पूरे समय ड्यूटी कर रहे हैं। पुत्र की इस पीड़ा ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह भी पूरे देश के हित में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोरोना वॉरियर की भांति। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान किया और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, अब क्या कहूँ तुमसे, तुम तो अंतर्यामी हो। पहले भी तुमसे ही भीख मांगी थी मैंने जब वह बैंक में पीओ के पद हेतु साक्षात्कार देने गया था। शुरू से ही उसके मन में बैंक मैनेजर बनने की चाह थी और उसी लिहाज से उसने अपनी पढ़ाई के विषय चुने थे। मुझे आज भी याद है जब वह पीओ के पद हेतु साक्षात्कार देने गया था और साक्षात्कार के तुरंत बाद एसटीडी बूथ पर जाकर मुझसे बोला था, पापा जी मैं पीओ बन गया। उसकी प्रसन्नता छलकी पड़ रही थी। वह भोली सी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। आज के जातिगत आरक्षण आदि के तमाम झंझटों के बावजूद उसने विजय प्राप्त कर ली थी। कितनी प्रसन्नता का क्षण था वह मेरे लिए। मेरी नज़र में तब बैंक की नौकरी एक शाही नौकरी थी। उसने भी मैनेजर का पद आराम ही आराम, लेकिन उसमें भी मैनेजर का पद आराम ही आराम। लेकिन मेरी यह धारणा शीघ्र ही गलत सिद्ध हो गई। जब नितिन सुबह का गया हुआ 9 घंटे बाद वापस लौटता तो मैं पूछता, इतनी देर से क्यों आए? और जब उसने बताया कि यह बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उस दिन के लेन देन के सारे लेखा जोखा का हिसाब किताब मिलवा कर ही बैंक बंद कराए, यानी सबसे बाद में ही वह घर जा सकता है, सुनकर मैं खींच उठा। इतना ही नहीं, उसने बताया कि हिसाब किताब मिलाने में कभी कभी तो रुपए शॉर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हो? मैं पूछ बैठता। करते क्या हैं, अपनी जेब से मिलाकर पूरे करने पड़ते हैं। नितिन की बातें सुन सुनकर अब मुझे दूर के ढोल सुहावने वाला मुहावरा सही लगने लगा था। इस वैश्विक महामारी के समय में भी जबकि सबको हिदायत है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, बैंक कर्मियों को निरंतर अपने अपने कार्यस्थलों पर जाना पड़ रहा है। उसने वाहन पर आगे पीछे ऑन ड्यूटी, बैंक ड्यूटी और बैंक का नाम लिखे स्टिकर चिपका दिए गए हैं ताकि लॉकडाउन की स्थिति में पुलिसकर्मी उसे रोके नहीं। शुरू में तो जनता को ऑनलाइन खेल तमाशा लग रहा था। अपने देश के प्रधानमंत्री जी के निवेदन की भी अवहेलना करके बहुत से लोग तो पासबुक प्रिंटिंग, बैलेंस इंक्वायरी आदि जैसे छोटे मोटे गैर जरूरी कामों के लिए भी बैंक में भीड़ लगा दिया करते थे। बाद में जब इस तरह के अनावश्यक कामों पर रोक लगा दी गई तो भीड़ कुछ कम हुई, लेकिन वह भी एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंकों में ही। नितिन की पोस्टिंग ऐसे बैंक में थी जहां सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीब जनता की सहायतार्थ चलाई गई अनेक योजनाओं का पैसा उसी बैंक के माध्यम से बांटा जाता है। एसबीआई जैसे बड़े बैंकों सा न होते हुए भी उस बैंक में पैसों के लेन देन हेतु भीड़ अधिक और सुविधाएं कम हैं। ऐसे में सब जिम्मेदारी बैंक मैनेजर की। एक अन्य प्रदेश के मंत्री के भाषण ने तो गजब ही कर दिया। जंगल की आग की तरह जनता में खलबली मच गई जब उन्होंने सुना कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री योजना के पैसे अगर बैंक से इसी महीने नहीं निकाले तो वापस हो जाएंगे। अब फिर क्या था? देखते ही देखते हाथ में पासबुक और कागज थामे स्त्री पुरुषों की भीड़ बैंक में ठसाठस भर गई। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और न सैनिटाइजिंग। ऐसे में कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं, सब बराबर। सबकी पासबुकें पकड़नी है और उनमें खाता संख्या ढूंढना बैंक कर्मी की मजबूरी। सारी बातें सुन सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए।
सरकार ने जब जनधन, किसान राहत और उज्ज्वला आदि जाने कितनी सहायता योजनाएं चलाई हैं, तो इस अनपढ़ भीड़ और बैंक कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। ऐसे बैंकों में भी अन्य बैंकों की भांति 2-4 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाने चाहिए जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सके। नितिन, मुझे साफ साफ बताओ ना, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? मेरी आवाज़ कांपने लगी थी। नहीं पापा जी, आप घबराइए नहीं। डॉक्टर पांडे जी ने कुछ दवाएं बताई हैं और कई बार गरारे करने को कहा है। मैं शुरू करता हूँ। ऐसे में कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेते तुम? मैंने सुझाव दिया। नहीं पापा जी, ज़रूरत के समय देश सेवा से मुँह छुपाना कायरता होगी। गरीब जनता हम लोगों के भरोसे ही तो जाने कितनी कितनी दूर से आती है बैंक में। सुनकर एक बार फिर से मेरे दोनों हाथ जुड़ गए इन पर्दे के पीछे लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के लिए। अंतर्मन से इतना ही निकला, इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मित्रों, आपने सुनी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी की कहानी इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, जो उनके कहानी संग्रह पिताजी माफ़ करना से ली गई है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी भी अन्य कहानी, आलेख और कविताओं की तरह पसंद आएगी और आप इसे अन्य दोस्तों से भी शेयर करेंगे। इसी सद्भावना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।